Please subscribe my channel and hit the bell notification icon also. Never miss update. Thank you. हेलो एवरीवन, गौरव कुमार स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। दैट मीन्स यानी कि जो फ्रांस है वहाँ पर राजा का रूल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हुआ और जो फ्रांस है वो एक तरीके से रिपब्लिक सिटी में बदल गया, जहाँ पे जो पीपल है उनको हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी चुन सकते थे, लेकिन वहाँ पर राजा का थोड़ा बहुत लिमिटेड पावर्स थी। लेकिन जो रिपब्लिक में है वहाँ पर राजा को बिल्कुल पावर्स कुछ भी नहीं मिलती। ठीक है, उनको कुछ भी प्रिविलेजेस वगैरह नहीं मिलते, सारे प्रिविलेजेस जो है वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलते हैं। ठीक है, और जो लोग हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि 1789 की समर से जो फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी टेंस थी। ठीक है, आगे यानी कि 90s में 1789 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे 1789 से। लुइस 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लुइस 16 है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन करा। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया। जब लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन करा, संविधान साइन करा कि हाँ भाई अब हमारी जो फ्रांस है उसमें एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ जाएगी, एक तरह से वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में चले गए थे। मीन्स चोरी चोरी चुपके चुपके बातें करने लग गए थे प्रशिया के राजा के साथ। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड विद बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, यानी कि जो पड़ोसी देश के जो राजा थे वो काफ़ी वरीड थे, वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि जो फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। एंड मेड टू सेंड ट्रूप्स to put down the events that had been taking place देयर सिंस द समर ऑफ 1789। यानी कि उन्होंने सोचा कि हम अपने शहर के ना ट्रूप्स वगैरह भेजेंगे, अपने शहर से ही अपने किंगडम के ट्रूप्स वगैरह आर्मी वगैरह भेजेंगे, ताकि फ्रांस में जो इवेंट्स वगैरह उसको सेटल डाउन करा सके और राजा को दोबारा से सत्ता पे बिठाया जाए। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के इवेंट्स है वो 1789 की समर से ही शुरू हो रहे थे और 1792 तक भी बंद नहीं हो रहे थे। ठीक है, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, इससे पहले जो राजा है, जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के जो राजा है वो अपने ट्रूप्स वगैरह भेजते हैं। जो नेशनल असेंबली है उसको पहले से ही पता चल गया था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो राजा है वो हमारे कंट्रीज़ में ट्रूप्स वगैरह भेज रहे हैं ताकि हमारे इवेंट्स को बंद कराया जाए। ठीक है, तो अप्रैल 1792 के अंदर उन्होंने वोट करा और एक तरह से उन्होंने वॉर डिक्लेयर करी, किसके खिलाफ? प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अब आता आगे। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। दैट मीन्स यानी कि वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो शहरवासी लोग थे वो आर्मी के अंदर ज्वाइन हो गए थे। ठीक है, ताकि उनके इवेंट्स को कैरी आउट करें। दे सॉ दिस इज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज। ठीक है, ऑल ओवर यूरोप। एक तरह से ये जो वॉर थी ये किसके खिलाफ थी? राजाओं के खिलाफ और उनकी नॉबिलिटी के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बनते थे अपने आप को। जो राजा वगैरह होते थे ना वो बहुत ज़्यादा बनते थे अपने आप को। Among the patriotic songs they sang was the Merciless, composed by the poet Rocket de Lacy। ठीक है, एक तरह से जो पोएट है, ठीक है, रॉकेट दे लेजी, उनका एक गाना हुआ करता था मर्सलेस। ठीक है, तो वो वाला गाना ज़्यादा गा रहे थे। ठीक है, इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सलेस एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। ठीक है, एक तरह से वो उन्होंने पहला गाना तब गाया था जब वो मर्सलेस से सीधा पेरिस के अंदर एंटर हो रहे थे, तब उन्होंने ये गाना गाया था मर्सलेस का। ठीक है, अब जो मर्सलेस है एक तरह से नेशनल एंथम भी है पेरिस की। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया कि कैसे जो राजा है उनको उसने जो सीक्रेट नेगोशिएशंस में चला गया था। फिर बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के जो राजा थे वो काफ़ी वरीड हो गए थे, क्योंकि जो पेरिस के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, और एक तरह से नेशनल असेंबली उसको पता चल चुका था जो ऑस्ट्रिया जो प्रशिया है वो हमारे जो शहर में ट्रूप्स वगैरह भेज रहे हैं ताकि हमारे इवेंट्स को बंद कराया जाए। तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके खिलाफ? प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, और जो पेरिस की जो नेशनल एंथम है वो एक तरह से कौन सी है? मर्सलेस। ठीक है, जो वॉलेंटियर्स है वो वाले गाने गा रहे थे। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ भी कंप्लीट करवा दिया, अब आता है सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज टू द पीपल। यानी कि जो भी लड़ाई वगैरह जो लड़ रहे थे एक तरह से क्या हो गई, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ गई, मीन्स पैसों की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, क्यों पैसों की प्रॉब्लम आती है आगे आइए देखते हैं। वाइल द मैन वर सेइंग फाइटिंग एट द फ्रंट, यानी कि जो आदमी है वो एक तरह से लड़ाई की
लड़ाई में थे, ठीक है, वो वॉर में थे, वो आर्मी में ज्वाइन हुए थे, जो वॉलंटियर्स थे, ठीक है, सिर्फ आदमी आदमी थे, औरतें वगैरह कुछ भी नहीं थी। आदमी जो थे वो लड़ाई के अंदर बिजी थे। वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। वुमेन का ये टास्क था कि वो अपने परिवार का पेट पाले। मीन्स कैसे पेट पाले? बाहर पेस्ट्री शॉप्स में जाना, बेकरी शॉप्स में जाना, होममेड सर्विसेज करना, इन सब से वो पैसा कमाती थी और अपने परिवार का पेट भरती थी। Last section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society. बहुत सारे लोगों ने सोचा कि जो रेवोल्यूशन है हम उसको कैरी आउट करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे ना वो थर्ड स्टेट के फर्स्ट क्लास को मिलते थे। सेकंड और थर्ड क्लास को कुछ भी प्रिविलेजेस वगैरह कुछ भी नहीं मिलते थे। अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है, रिपब्लिक मोनार्की में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। मोनार्की, सॉरी, इट्स नॉट रिपब्लिक मोनार्की, वो सिर्फ रिपब्लिक है। अभी यहाँ पे बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के धीरे धीरे करके वो रिपब्लिक की लाइन में आ रहे हैं। जो लोग हैं, जो नेशनल असेंबली, वो धीरे धीरे करके रिपब्लिक की लाइन में आ रहे हैं। अब आता है आगे, यानी कि जितने भी फर्दर राइट्स वगैरह जितने भी किसको मिलते थे? थर्ड क्लास के फर्स्ट स्टेट्स को। दैट कंप्राइजेस ऑफ द बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, मर्चेंट्स एसेट्रा। यानी कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबार वगैरह जो भी ये करते थे उनको प्रिविलेजेस मिले थे और वही नेशनल असेंबली में थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies to plan their own forms of action, ठीक है। यानी कि जो पॉलिटिकल क्लब्स है एक तरह से वो भी मेंटेन हुए, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे और वो खुद के ना कि प्लान बना के चलते थे कि हमारी पॉलिटिकल जो अरेना हमने बनाई है, हमारा कैसा फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, कैसा हमारा लुक होना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल क्लब का लुक कैसा होना चाहिए। उन्होंने इस बारे में ज़्यादा सोचा कि अपने जो खुद के जो एक्शंस हैं वो खुद प्लान करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेन एन इम्पॉर्टेंट रीडिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, यानी कि खुद के एक्शंस को वो प्लान करते कि हमें किस किस टाइप की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए अपने पॉलिटिकल क्लब्स में, ठीक है। The most successful of these clubs was that of the Jacobins Club, यानी कि most successful clubs कौन सा था? Jacobin Club का था, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। यानी कि उनका नाम कहाँ से मिला था? कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट का मतलब होता है एक बिल्डिंग, चर्च वगैरह, वहाँ पे कौन रहता था? सेंट जैकोब। तो उसी के नाम से जो था जैकोबिन्स क्लब नाम पड़ा, ठीक है। एक तरह से वो थर्ड स्टेट की थर्ड क्लास को बिलोंग करता था, एंड थर्ड क्लास बिलोंग्स टू द comprises of the poor peasants, landless laborers etc, ठीक है। तो इन सब ने सोचा कि हम एक अपना पॉलिटिकल क्लब बनाएंगे, दैट इज द जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। ये गरीब लोगों का क्लब था बेसिकली, ठीक है। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स, यानी कि जो वुमेन है वो भी खुद के क्लब्स बनाने लग गए, क्योंकि वुमेन के अंदर भी डेवलपमेंट होने लग गया। अभी हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है, बाद में आएगा रिपब्लिक, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है लेकिन, ठीक है। सो वुमेन ने भी सोचा कि हम खुद के क्लब वगैरह बनाएंगे, हम खुद की एक पॉलिसीज़ वगैरह, खुद के क्लब वगैरह बनाएंगे, लेकिन उस बारे में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि वुमेन ने भी पार्टिसिपेट करा रेवोल्यूशन में या नहीं, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट में ये आता है कि जो फ्रांस है वो रिपब्लिक सिटी में कैसे कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो आइए इसका आता है फोर्थ पैराग्राफ। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैकोबिन्स क्लब जो था वो थर्ड स्टेट की थर्ड क्लास की सोसाइटी का था। दैट कंप्राइजेस ऑफ द, दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ठीक है। मैंने कहा दुकानदार, चित्रकार, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, पेस्ट्री केक वगैरह बनाने वाले, ठीक है। एंड जो डेली वेज वर्कर्स वगैरह होते हैं ना, लेबरर्स वगैरह, जो नौकर चाकर जो बड़े बड़े राजघराने में काम करते हैं, उन्होंने भी सोचा कि हम पॉलिटिकल क्लब बनाएंगे, ठीक है। दैट इज द जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers. That means, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? जो बंदरगाह पे काम करते हैं। बेसिकली वो
वर्कर्स होते हैं जो सिर्फ शिप के लिए काम करते हैं, शिप में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह उतारने होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी पैंट पहनते थे, कौन सी ट्राउजर्स पहनते थे, वो स्ट्राइप्ड वाली ट्राउजर्स पहनते थे। स्ट्राइप ट्राउजर्स का मतलब होता है लाइनर लाइनर वाली पैंट। आप ये फिगरीन देख सकते हो, यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, एक आदमी है एक औरत है। तो आदमी औरत ने दोनों देखो सेम ट्राउज़र पहन रखी है। यहाँ पे देखो लाइन 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 आ रही है। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने एक तरह से रेड कैप भी पहन रखी है। ये हम आगे बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन मैं पहले से ही बता रहा हूँ। जो आदमी है उसने एक तरह से रेड कैप पहन रखी है, लेकिन वुमेन को इतनी लिबर्टी नहीं थी कि वो एक तरह से रेड कैप पहन सके। मैंने अभी से ही बता दिया आपको, क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूजन होगी, दैट्स वाई। ठीक है, एंड दे वर विदाउट द नी ब्रीचेस। ठीक है, यानी कि उनके पास नी ब्रीचेस वगैरह कुछ नहीं होते थे। नी ब्रीचेस एक अलग होते हैं। नी ब्रीचेस का मतलब होता है छोटे छोटे निक्कर पहनना। जो नी ब्रीचेस कौन पहनता था, नोबल पर्सन पहनते थे नी ब्रीचेस। ठीक है, जो रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग करते थे वो छोटी निक्कर पहनते थे एंड उसके ऊपर सॉक्स चढ़ा लेते थे, उसे बोलते हैं नी ब्रीचेस। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैंने देखा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह जो वीडियोस बनाते हैं, मैंने देखा कि वो नी ब्रीचेस का मेन मतलब नहीं समझा रहे थे कि आखिर उसका मतलब क्या होता है। मैं अभी उसकी फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा आपके सामने, वीडियो के अंदर मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगी क्योंकि नी ब्रीचेस का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। मैंने बोला कि डॉक वर्कर्स जो बंदरगाह पे काम करते हैं उनकी जो सिमिलर ट्राउजर्स है वो पहनते थे कौन, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स। ठीक है, दिस वॉज टू सेट एग्जाम्पल्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली नॉबल्स हु वर विदाउट नी ब्रीचेस। यानी कि एक तरह से वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि हमारा फैशन जो है वो नॉबल पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब आता है आगे। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस। एक तरह से वो जो पावर थी, जो नोबल पर्सन की पावर थी, उसको डिक्लाइन करना चाहते थे। जैकोबिन्स क्लब जो था उसकी पावर को डिक्लाइन करना चाहते थे। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैनकुलेटस। उनका नाम पड़ा सैनकुलेटस, मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस का मतलब मैंने समझा दिया, छोटी छोटी निक्कर जो पहनता था वो सिर्फ कौन पहनते थे, बड़े बड़े राजघराने के लोग। ठीक है, Sansculottes means wore in addition the red cap that symbolizes liberty। ठीक है, जो Sansculottes था, जो जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे, उसके बाद वो क्या पहनते थे, रेड कैप भी पहनते थे। ये देखो ये पहन रखी इसने रेड कैप। ठीक है, ये नीचे इसने स्ट्राइप्ड पैंट पहन रखी है, ऊपर इसने रेड कैप पहन रखी है। ठीक है, दैट सिम्बलाइजेस लिबर्टी। इसका मतलब होता है लिबर्टी यानी कि फ्रीडम। ठीक है, उनको फ्रीडम थी एक तरह से। वो क्या बोलते थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, आप पूरी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए। हमारा भी हक है कि हम इनको वोट दें, नेशनल असेंबली को हम वोट करें और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनें। उनका वोट है, उनका भी कहना ठीक था। ठीक है, वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। यानी कि वुमेन को जो है वो इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो रेड कैप पहन सके। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। यानी कि गर्मियों की बात होती है 1792, जो जैकोबिन्स ये प्लान करते हैं कि जो ब्रेड के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो एक तरह से वो दंगे करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो शॉर्ट सप्लाई हो गई थी, और जो ब्रेड के जो प्राइसेस है, ब्रेड के केक के जो इनके सब के जो प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ा दिए थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरिस। ठीक है, उन्होंने एक पैलेस है, ट्यूलरिस के अंदर एक पैलेस है, उन्होंने उनको स्टॉर्म्ड कर लिया। स्टॉर्म्ड का मतलब होता है उस पैलेस को घेरना। ठीक है, मैसेकर्ड द किंग गार्ड्स। किंग के गार्ड्स को मैसेकर्ड कर दिया। मैसेकर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से घायल कर दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। यानी कि किंग को भी उन्होंने अबडक्ट कर लिया, मीन्स बंदी बना लिया उन्होंने। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ठीक है, जो असेंबली है, नेशनल असेंबली है, उसने वोट करा कि जितना भी राजघराना है उसने हमारे साथ धोखा करा और इनको सख्त से सख्त जेल होनी चाहिए। इलेक्शंस फॉर हेल्ड, दोबारा से इलेक्शंस बनाए गए। अब आता है फ्रॉम नाउ ऑन ऑल ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। यानी कि जितने भी आदमी होंगे 21 साल के, उनको राइट था कि आप वोट दे सकते हो, चाहे आपके पास वेल्थ हो चाहे ना हो। ठीक है, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। नेशनल असेंबली का जो नाम है वो अब क्या पड़ गया था, कन्वेंशन। ठीक है, ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एन रिपब्लिक। अब आया 1792 में जो है 21 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली,
जो फ्रांस है उसने पूरी तरीके से कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी हटा दिया। अब जो फ्रांस है, फ्रांस सिटी है, एक तरह से क्या है, रिपब्लिक सिटी है, रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। A republic is a form of government where the people elect the government including the head of the republic का मतलब होता है यानी कि जो पीपल है, जो ऑल द राइट्स वर गिवन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड दे हैव द डिसीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। मेरा मतलब समझे, यानी कि जितनी भी पावर्स होती है वो सारी आदमी के पास चली जाती है और वही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, नेता वगैरह को चुनते हैं। एक सेकेंड। देर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, यानी कि एक तरह से हेरिडेटरी मोनार्की जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। राजा का बेटा, राजा के पोते या राजा को कोई भी मेंबर जो है वो सत्ता पर नहीं बैठेगा, क्योंकि मोनार्की पूरी तरीके से अबॉलिश करवा दी गई है, ठीक है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट some other countries that are republics and investigate when and how they became so, यानी कि इन हम सब में इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं कि जो फ्रांस की जो रिपब्लिक सिटी में अब कन्वर्ट हुई है ना, यानी उन कंट्रीज़ में जो लोगों की आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ा नेशन है, अलग अलग प्रोविंसेस है, अलग अलग स्टेट्स के, तो बाकी सबकी जो स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू रखो कि आखिर बाकी प्रोविंसेस की क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट, कोर्ट ने सज़ा सुना दी लुइस 16 को कि आपको अब सीधी मौत मिलने वाली है, मौत की सज़ा सुना दी गई ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, कि आपने अपने देश के साथ ही गद्दारी करी है, ठीक है। क्योंकि एक तरह से अगर जो राजा है वो अगर नेगोशिएशंस में नहीं जाता विद द किंग ऑफ प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, अगर उनके साथ नहीं जाता तो अब भी मेरे ख्याल से जो था उनके तब ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है वो कंटिन्यू रहती, वो एक रिपब्लिक सिटी में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। मेरे हिसाब से जो है वो मैं अपनी बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा करा, वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में गए प्रशिया और राजा के ऑस्ट्रिया के साथ। नेशनल असेंबली को पता लग गया कहीं से, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने राजा को क्या बना दिया, बंदी बना लिया, और उन्होंने एब्डक्ट कर लिया, और उन्होंने कहा कि जितना भी राजघराना है सब ट्रीजन है, सब बेट्रियाल है, वो हमें धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो कोर्ट में गए, वहाँ पे भी उनको सज़ा सुना दी गई कि आपको मौत की सज़ा मिलने वाली है क्योंकि आपने अपने देश के साथ गद्दारी करी है। अब आती है नेक्स्ट लाइन। ऑन 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी को 1793 में ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस दे ला कॉनकॉर्डे। ये फ्रांस भाषा में लिखा है, कहीं की एक जगह का नाम है, वहाँ पर उनको क्या करवा दिया गया था, उनको एग्जीक्यूशन करवा दिया गया था, यानी कि उनको मार दिया गया था। बेसिकली उनको मारा गया था, गुलोटाइन से मारा गया था राजा को, ठीक है। उनको किससे मारा गया था, एक डिवाइस थी गुलोटाइन, उनसे उनको मारा गया था, ठीक है। मैं इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा क्योंकि द रेन ऑफ टेरर इसके बारे में ही पूरा है, गुलोटाइन के बारे में कि किसने इसको इन्वेंशन कराया है, ये कैसी थी, किस टाइप की बनी हुई थी, ये पूरा इसमें आ रहा है, तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। द क्वीन मैरी एंटोनेटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, यानी कि जो उसकी जो रानी है, जो उसकी बीवी है, वो भी एक तरह से उसे भी कोर्ट ने सुना दिया था कि आपको मौत की सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब आता है द रेन ऑफ टेरर। सो अब हम पढ़ते हैं द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डर का माहौल। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, जो ये पीरियड था, 2 सालों तक का पीरियड था, एक तरह से रेन ऑफ टेरर का पीरियड था। क्यों रेन ऑफ टेरर का पीरियड था, आइए पढ़ते हैं। रॉबर्ट स्वेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि रॉबर्ट स्वेयर एक आदमी का नाम था, तो उसने काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह बना दी थी, यानी कि जो भी कैदी वगैरह, जो भी प्रिजन वगैरह, जो भी लोग थे, जो भी गलतियां करते थे, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट वगैरह मिलती थी। यानी कि वो अपनी रिपब्लिक कंट्री को लेकर काफ़ी सिक्योर वगैरह थे, ठीक है। जो भी उनका दुश्मन था, जो भी रिपब्लिक कंट्री के खिलाफ था, वो उनको जेल में डलवा देता था और काफ़ी लंबे समय तक ट्रायल चलता था। ये देखो यहाँ लिखा, ऑल दोज होम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नॉबल्स एंड क्लर्की। एक्स नॉबल पिछले जो रिस्पेक्टेड फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, प्रीस्ट वगैरह, एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि पॉलिटिकल क्लब्स के मेंबर्स वगैरह, और ख़ुद की पार्टीज़ के भी मेंबर्स, जो भी उसकी पॉलिसीज़ से बिल्कुल अलग सोचता था, वो उनको जेल में डलवा देता था। वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, दैट मीन्स उनका ट्रायल चलता था काफ़ी लंबे समय तक। इफ़ द कोर्ट फाउंड दैम गिल्टी, अगर कोर्ट ने भी कह दिया कि वो गिल्टी है, दे वर गुलोटाइंड,
ग्लूटाइन क्या होते हैं? ग्लूटाइन एक मशीन होती है जिससे की मदद से जो सर है वो धड़ से अलग करा जाता था, ठीक है। वो एक तरह से ब्लेड हुआ करती थी। मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा कि वो किस टाइप की डिवाइस हुआ करती थी, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर ग्लूटाइन किस टाइप की डिवाइस थी। जो राजा का जो शरीर था, राजा को जो सिर था, वो भी उसकी मदद से काटा गया था ग्लूटाइन की डिवाइस की मदद से, ठीक है। तो ग्लूटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, उसके 2 पोल्स हुआ करते थे, एंड अ ब्लेड, और उसको ब्लेड हुआ करती थी। विच अ पर्सन इज बिहेडेड, बिहेडेड का मतलब होता है जिससे जो उसका जो सर है वो कट जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर ग्लूटेन हु इन्वेंटेड इट। ग्लूटेन उसका एक डॉक्टर था, उसने इन्वेंट करा था इस डिवाइस को, ठीक है। फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। देखो रॉबर्ट्स फायर की यहाँ पे फोटो दे रखी है, तो ये देखो ये था रॉबर्ट्स फायर, ठीक है। ब्लू बॉक्स दे रखा है, इसमें दे रखा है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, यानी कि दो लड़ाई में व्यूज़ में बता रखे हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है। ये आप खुद पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा होता है ये भी, यार ये भी पेपर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाते हैं कि आखिर लिबर्टी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ गया तो आप क्विक आंसर दे दोगे, ठीक है। Roberts Fire government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. रॉबर्ट्स फायर की जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादातर किस पे निगरानी रखती थी? सैलरीज पर और प्राइसेस पर, यानी कि किसी किसी जिसके भी प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है वो बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, ना तो आप ऊपर कर सकते हो ना आप नीचे कर सकते हो। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, यानी कि जो मांस होता था और ब्रेड था वो रेशनड में होने लग गया, यानी कि बिल्कुल इक्वल वे में बिकने लग गया, इक्वल प्रोपोर्शन में बिकने लग गया। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at the price fixed by the government, यानी कि वो जो ग्रेन्स वगैरह थे, जो पीजेंट्स थे, वो जो रॉबर्ट्स फायर था उनको पीजेंट्स को मतलब फोर्स करता था कि आप अपने जो अनाज वगैरह है वो सिटी में जाकर बेचो और बिल्कुल सही वेज में जाकर बेचो, सही सही पैसे में बेचो आप अपने अनाज को, ठीक है। The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain equality bread. यानी कि white flour का मतलब होता है मैदा। मैदा जो होते थे वो बहुत बड़ी बड़ी क्लास वगैरह ये सब खाती थी, एंड जो छोटी क्लास वगैरह जो थी ये सिर्फ वीट वगैरह ही खाती थी, ठीक है। तो रॉबर्ट्स फायर की गवर्नमेंट ने कहा कि अब सबको इक्वल खाना पड़ेगा, ठीक है। वीट यूज़ होएगा ब्रेड के अंदर और कुछ भी चीज़ वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होएगी, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह। अब आता है अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, यानी कि लोफ का मतलब होता है ब्रेड का बहुत बड़ा टुकड़ा। वो किससे बनता था? सिर्फ व्हीट से बनता था, सिर्फ गेहूं के आटे से बनता था। इक्वलिटी वॉज सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस, यानी कि वो बहुत सारा स्पीच देता था, एड्रेस करता था लोगों को कि आखिर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉनसर मॉन्जियर and madam, all French men and women were henceforth citoyen and citizen. Churches were shut down and they were buildings converted into barracks or offices, ठीक है। यानी कि पहले के ज़माने में जो फ्रांस है, फ्रांस की जो भाषा है उसको सर में बोलते थे मॉन्जियोर, सर को बोलते थे मॉन्जियोर, और मैडम को बोलते थे मडामे। मडामे एक मेरे ख्याल से कपड़े का भी नाम है, कुछ कंपनी का भी नाम है, कपड़े की कंपनी का भी नाम है मडाम है, मतलब वहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं, जो भी है छोड़ो। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंडफॉर्थ एंड सिटियन, यानी कि अब उनका क्या नाम पड़ गया था? सिटीजन बन गए थे, वो सिटीजन नाम पड़ गया था उनका। चर्चेज जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी और वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कन्वर्ट होने लग गई थी। रॉबर्ट्स फायर परस्यूड हिज पॉलिसीज so relentlessly and thus even his supporters began to demand moderation, यानी कि जो उसके सपोर्टर्स है खुद उसके खिलाफ हो गए थे क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हार्श होती थी, बहुत ज़्यादा कठिन पॉलिसीज़ वगैरह हुआ करती थी उसकी। फाइनली ही वॉज कन्वक्टेड बाय द कोर्ट, उसका फाइनली क्या हो गया, एक तरह से कन्वेंशन हो गया। कन्वेंशन का मतलब होता है उसका अभी एक्सिक्यूशन हो गया, किससे? ग्लूटाइन से। ग्लूटाइन जो भी उसने बनाई थी, किससे भी बनवाई थी उसने? डॉक्टर ग्लूटीन से। उसका एक तरह से क्या हो गया था, खुद ही मर गया था वो ग्लूटाइन डिवाइस से, ठीक है। दूसरों के लिए उसने गड्ढा खोदा था लेकिन खुद उसमें जाकर गिर गया था, रॉबर्ट्स फायर, ठीक है। तो इसमें भी आता है फाइनली ही वॉज कन्वक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई, कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई जुलाई 1794 में, अरेस्टेड एंड ऑन नेक्स्ट डे सेंट टू द ग्लूटाइन, नेक्स्ट डे उसको कहाँ भेजा गया? ग्लूटाइन भेजा गया, ठीक है। तो काफ़ी बुरा हुआ इसके साथ, देश के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, तो जो भी हुआ इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ। आइए देखते हैं आगे। एक तरह से ये एक फिगरिन दे रखी है, एक तरह से ये फेस्टिवल्स वगैरह बना रखे हैं, ये रोम और ग्रीस की दे रखी है क्योंकि रोम और ग्रीस में ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे मेन मेंबर्स वगैरह हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग वगैरह भी
हैं और यहाँ पे काफ़ी सैनिक वगैरह भी दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लोग वगैरह ये दिख रहे हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और आदमी भी हैं। और यहाँ पे ये जो पोशाक में खड़े हैं ये काफ़ी वो खड़े हुए हैं, सैनिक वगैरह खड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पे घोड़े वगैरह दिख रहे हैं और यहाँ पे वाइट कलर के इन्होंने ड्रेस पहन रखे हैं और कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी रिलीजियस बना रहे हैं, कुछ भी पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं उनके कल्चर के हिसाब से, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से। तो एक तरह से ये फेस्टिवल वगैरह बना रहे, तो इस पिक्चर को ये दर्शाता है। ठीक है, मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख भी रहा है। अब आता है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब क्या होता है, अब भाई पहले को सबसे पहले क्या थी, मोनार्की थी। फिर क्या आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हम मोनार्की भी हटा दी हमने। फिर क्या आई, फिर रिपब्लिक आई, फिर रिपब्लिक को भी हटा दी उन लोगों ने। अब आ गया डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल में कौन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो 5 मेंबर होते हैं वो कौन चुनता है उनको, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो चुनती है डायरेक्टर्स को। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाइड टू द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैसे जैसे जैकोबिन क्लब का जो फॉल डाउन होता था, धीरे धीरे करके उनका भी इवेंट्स वगैरह कम होते गए। जो वेल्दियर सेक्शन है, जो बीच का जो सेक्शन है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो काफ़ी वेल्दी होने लग गए और वो उन्होंने एक तरह से पावर को हथिया लिया, यानी कि पावर को सीज कर लिया। ठीक है, कंट्रोल में कर ली उन्होंने पावर। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड टू द वोट टू द नॉन प्रोप्राइटरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक नया संविधान बनाया गया, जिनके पास प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है वो वोट नहीं दे सकते। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, यानी कि ये जो है ये डायरेक्टरी को इलेक्ट करेंगे। एन एग्जीक्यूशन मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसको चुनेगी, डायरेक्टर्स को चुनेगी। और जो डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो 5 मेंबर है वो पूरे फ्रांस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि किसी एक के हाथ में पावर देने से अच्छा है कि हम 5 के अंदर पावर दे दें। तो काफ़ी लिमिटेड कंडीशंस में होगी, सबके पास लिमिटेड पावर होगी। ठीक है, सब डायरेक्टर्स के पास लिमिटेड पावर होगी, इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगी पावर। These then appointed directory and execution made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man execution as under the Jacobin. ठीक है, यानी कि जो रॉबर्ट्स फायर की जब हमने देखा कि जो ये बंदा है इसने काफ़ी कुछ हार्श पॉलिसीज अपनाई थी और खुद ही मर गया था, तो ये खुद एक तरह से मतलब मेन मेंबर रिप्रेजेंटेटिव हो गया था फ्रांस का। तो इसने काफ़ी बुरी सत्ता चलाई थी अपने, मतलब जो भी ये चला रहा था, जब भी ये इलेक्शंस में जीत गया था या रिप्रेजेंटेटिव्स बन गया था, तो इसने काफ़ी बुरा करा था, बुरा बर्ताव करा था पेरिस की पीपल के साथ। तो पेरिस के लोग काफ़ी डर गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हम ना एक डायरेक्टरी रूल बना देंगे जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो एक तरह से इससे अच्छा है, एक के हाथ में पावर देने से अच्छा है कि हम 5 जने में डिवाइड कर दें। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 होते हैं। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको चुनता है, डायरेक्टर को चुनता है। डायरेक्टर कितने होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, दिस वॉज मेंट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर इन द वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। यानी कि जैकोबिन्स क्लब का ही मेंबर था रॉबर्ट्स फायर, यानी कि उसके हाथ से देने से अच्छा है कि हम 5 मेंबर्स में डिवाइड कर दें। However, the director often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. ठीक है, यानी कि हालांकि कभी कभार डायरेक्टर्स में काफ़ी कभार लड़ाई हो जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और जो डायरेक्टर्स वगैरह जो भी हुआ करते थे, काफ़ी उनमें लड़ाई वगैरह हो जाती थी। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर। ठीक है, एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी। पॉलिटिकल अरेना है ना पेरिस का, जो डायरेक्टरी रूलर है फ्रांस का, वो भी सही से नहीं चल रहा था। वो कभी इधर जाता था, कभी वो ईस्ट में जा रहा, कोई लोग तो ईस्ट में जा रहे थे, कोई लोग नॉर्थ में जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि सबकी जो डायरेक्शंस थी वो काफ़ी अलग थी। ठीक है, तो इस वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो एक तरह से राजा बना फ्रांस का, दोबारा से मोनार्की आई। तो आगे पढ़ेंगे हम, जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने दोबारा से मोनार्की कैसे इस्टेब्लिश करी। ठीक है, कैसे वो राजा बना, कैसे उस एक तरह से मिलिट्री डिक्टेटर बना, मिलिट्री डिक्टेटर बोल सकता हूँ मोनार्की की जगह। ठीक है, through all these changes in the form of government, the ideas of freedom, of equality before the law and fraternity remained aspiring ideas that motivated political movement in France and the rest of Poland during the following century. यानी कि जो भी उन्होंने पॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह हुए, जो भी नेशनल असेंबली ने
जेकोबिन्स क्लब ने, रॉबन्सफायर ने, ग्लूटाइन ने जो उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी या जो भी बनवाई थी, इन्वेंट करवाई थी वो डिवाइस, और वो खुद ही मर गए थे। तो जितने भी इवेंट्स हुए, जो राजा का एग्जीक्यूशन हुआ है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते सदियों तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी पैराग्राफ पूरा ख़त्म हो गया है। काफ़ी मैंने सही पढ़ा दिया आपको, अच्छे से पढ़ा दिया मैंने। अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में टाइप करके बता दे करिए कि मेरे अंदर, कि आखिर मतलब मेरे पढ़ाने के अंदर अगर आपको कोई भी वे चाहिए, कोई भी चेंजेस चाहिए, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मेरे पढ़ाने के वे के अंदर मैं चेंजेस लाऊँ, ठीक है। सो काफ़ी हार्ड था ये टॉपिक, और दोबारा मिलते एक नई वीडियो के साथ। और मैंने कहा था जैसे कि मैं 3-4 दिन बाद जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है वो सीधी मैं कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि कल मैं एक तरह से पूरा चैप्टर इसको पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं इस चैप्टर को। इसके बाद हम पॉलिटिक्स का एक चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ और हम पॉलिटिक्स का एक चैप्टर शुरू कर देंगे। एंड मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। अभी भी मेरे 9 सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरा वॉच टाइम मैंने देखा कि काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन जैसे जैसे मेरा वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होता है, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी से बढ़ें। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ।